विद्यार्थियों, सूक्ष्म जैविकी अध्ययन के अंतर्गत आज हम रोग पैदा करने वाले ग्राम अग्राही जीवाणु, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जो जो रोग होते हैं उनके बारे में और उनकी पैथोजेनेसिटी और उनका इलाज, उन क्या क्या उनमें नुकसान होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कोकाई से बात शुरू करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कोकाई जैसे मैंने पहले बता रखा है, आपको डायग्राम भी दिखा रखा है और आज फोटोग्राफ भी लगा रखे हैं। इनमें दो प्रमुख बीमारियों के बारे में मैं बात करूंगा। एक गनोरिया है। ये गनोरिया जिसे ये ग्राम नेगेटिव नाइसेरिया जाति के जीवाणु से होती है, नाइसेरिया गोनोरिया, ये लिख रखा है इसके अंदर। इसके नीचे ही इसकी जाति जो कि जिस स्पीशीज़ के बैक्टीरिया से ये होती है वो भी लिख रखा है कि नाइसेरिया गोनोरिया। इस जाति के 30 प्रकार के जीवाणु सम्मिलित किए गए हैं और विभिन्न प्रकार के बहुत सारे तरह के एनिमल्स को ये इन्फेक्ट करते हैं। और ये वैसे तो ये गुप्त रोगों की डिजीज़ के बारे में से जाना जाता है, गुप्तांगों का रोग जाना जाता है। गोनोरिया, सिफिलिस, ये इसका एक वो है। और गोनोरिया ये उस आसपास के क्षेत्रों पे इसके द्वारा जो संक्रमण होता है उससे पस बन जाता है वहाँ पर सब स्थानों पे। तो सबसे पहले 1879 में नाइसर ने इनको खोजा था, इसलिए अपना नाम इसके साथ लगाया उन्होंने। और इसने उस पस में से इसको देखा और बम ने, साइंटिस्ट का नाम बम है, जिन्होंने इसको कल्चर किया, संवर्धन किया इसका। और इसकी मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो ये डिप्लोकोकस, यानी जैसे दो जुड़े हुए दिख रहे हैं ना, एक जैसे दो गोल स्ट्रक्चर आपस में जुड़ गए हों अवस्था में उपस्थित रहते हैं। और ये इन्हें मूत्र जनन मार्ग, यूरोजेनाइटल ट्रैक से प्राप्त पदार्थ में आसानी से देखा जा सकता है। नेचुरली गुप्त रोग मैंने कहा, और ये गुप्तांगों का रोग बताया, तो ये वहाँ पर यूरिन के साथ या यूरिन ट्रैक्स के अंदर आराम से देखा जा सकता है। इनके शरीर, इनकी जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल्स हैं उनके ऊपर पिल्ली भी मौजूद होती है। ये जो कांटे से दिख रहे हैं पिल्ली है ऊपर से। और ये पिल्ली जो यूरिन ट्रैक है उसके अंदर फंसने के लिए, कि उस यूरिन ट्रैक के अंदर जो मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें ये फंस सके, आराम से वहाँ रह सके। तो ये लाल रक्त कोशिकाओं में एग्लूटिनेशन कर देते हैं, रेड ब्लड सेल्स इनके साथ जुड़ जाते हैं। एक डायग्राम जो फोटोग्राफ जो पहले वाला उसमें रेड ब्लड सेल के साथ नज़र आ रहे हैं। इसका कल्चर किया जाता है और कल्चर करने के लिए इसमें चॉकलेट आगार पे उसको ग्रो किया जाता है। आगार के ऊपर बहुत सारे आगार एक इनर्ट मीडियम है, उसमें चॉकलेट मिला करके और उसको तैयार किया जाता है। इसका मीडियम ही जिस पे कल्चर कर सके, और ये आसानी से इसके कल्चर किया जा सकता है। इसकी बाकी की वो है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स पे ये रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए मुश्किल से हटते हैं, भारी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। और वैसे तो इसे डेसिकेट करके, सूखा करके, अगर क्लीन और सुखा के रखा जाए तो ये नष्ट कर दिए जा सकते हैं। और सल्फोनामाइड औषधियों से, पेनिसिलिन सल्फोनाइड औषधियों से, पेनिसिलिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है इसके अगेंस्ट और ये अच्छा काम करती है। ठीक है साहब। गोनोरिया एक गुप्तांगों का रोग है और इसके प्राचीन काल से ही थी। 30 AD, सन 130 AD लगभग, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, गैलन ने गोनोरिया शब्द गैलन ने दिया। फ्लावरिंग ऑफ सीड्स के नाम से इसको गोनोरिया का तात्पर्य ये होता है। उसमें ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होता, पता नहीं चलता, लेकिन पस बहुत बनता है। और ये जो योनि मार्ग है या मूत्र मार्ग है उसमें दर्द रहता है, यूरेथ्राइटिस शुरू हो जाती है, मेल के अंदर जलन मचती है और ये धीरे धीरे प्रोस्टेट तक पहुंच जाते हैं, सेमिनल वेसिकल्स तक पहुंच, एपिडिडिमिस तक फैल जाते हैं। और यहाँ फोड़े अंदर ही अंदर, और शरीर के ऊपर भी फोड़े होते हैं। और मूत्र मार्ग में तो पेन इनके कारण होता ही है। यहाँ तक कि ये बार्थेलिन फीमेल के अंदर बार्थेलिन्स ग्रैंड पे, एंडोमेट्रियम में, फैलोपियन ट्यूब्स में फैल जाता है। और फैलोपियन ट्यूब फंस जाएगा तो वहाँ छाले और गांठें और पस पैदा करेगा। वजाइना में, फीमेल की वजाइना में ये रहता है। और इसका
योनिका मार्ग क्योंकि अम्लीय होता है पीएच जो है, इसलिए बहुत आराम से वहाँ पर ये पनपता है। तो इसका अगर पीएच बदल दिया जाए तो भी इसका इरेडिकेशन किया जा सकता है, और हैवी एंटीबायोटिक्स के साथ, विशेष तौर पे पेनिसिलिन। ऐसा साफ़ सफाई नहीं रखना, इन्फेक्शन हो जाने के बाद लैंगिक संपर्क बनाना, ये सब चीज़ों के कारण ये दूसरों में भी फैल जाता है। ये छूत की ही समझ लीजिए एक तरह से बीमारी की, इट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ की, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में लैंगिक संपर्क से ज़्यादा फैलता है, और इसलिए ये बाद में स्किन के ऊपर भी इसके इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है, और इसका ट्रीटमेंट फिर दिक्कत से होता है, फिर इसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो दूसरी कोकाई इसमें फोटोग्राफ में नज़र आ रही है वो मेनिंजाइटिस है। ये दूसरी डिजीज़ है मेनिंजाइटिस, ये भी घातक डिजीज़ है, और नेसेरिया मेनिंजाइटिडिस जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसमें ये ग्राम नेगेटिव है, वायवी है, एरोबिक है, बीजाणु नहीं बनाता है, गतिशील है, एक ही स्थान पर रहता है, और ऑक्सीडेस पॉजिटिव कोकाई है ना। और ये भी पेयर बनाता है। नीचे वाला जो फोटोग्राफ है, उस फोटोग्राफ के अंदर आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं जैसे दो दो गुटके आपस में जुड़े हुए हों, इस प्रकार की है, बिल्कुल वही जैसे मेनिंजाइटिस, इसकी गोनोरिया का पहले फोटोग्राफ था उसी तरीका, बस इसके अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले इसकी खोज वेशल बॉम ने 1887 में इसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से में देखा था, और उन्होंने इसका वर्णन किया। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड अर्थात सेरिब्रल यानी ब्रेन के चारों तरफ पाए जाने वाला, और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ पाए जाने वाला जो फ्लूइड होता है उसमें, और इसलिए इसे मेनिंजाइटिस या मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन के चारों तरफ वाले फ्लूइड के अंदर होने के कारण वहाँ इन्फेक्शन पैदा करता है। ये ग्राम नेगेटिव अंडाकार तथा गोल आकार कोकाई है। 0.6 से 0.5 म्यू तक इसका 0.8 म्यू तक इसका साइज़ हो सकता है, इसका व्यास हो सकता है। चपटी सतह एक दूसरे की ओर उन्मुख करके युग्मित होते हैं, जैसे दो पेपरवेट को आपस में जोड़ दिया जाए, कुछ उस तरीके का। इसका भी कल्चर किया जा सकता है। ये pH 7.4 7.6 पर आराम से रहता है। वृद्धि के लिए 35 से 36 डिग्री यानी हमारे शरीर के तापमान के बराबर तापमान पे बड़े आराम से कल्चर किया जा सकता है। ह्यूमिडिटी 5 से 10% के ऊपर। ये कैटालेज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, यानी कैटालेज के साथ वर्क करते हैं, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, और बाकी इनकी प्रतिरोधकता फिर वही पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन और इन सब एंटीबायोटिक से इससे बचा जा सकता है। अपने यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन अफ्रीकी देशों में, पश्चिमी अफ्रीकी देशों में बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी ये इन्फेक्शन अभी भी अपने यहाँ भी फैलते हैं, और फैलने के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगह पे ये इन्फेक्शन हो सकता है। ये कोकाई के इन्फेक्शन है। ये ग्राम नेगेटिव कोकाई, बैक्टीरियल कोकाई, ये स्पाइनल फ्लूइड के अंदर फैल जाते हैं, पूरे स्पाइनल सिस्टम को, नर्व को और सेंट्रल नर्व सिस्टम में सूजन पैदा करते हैं, दर्द पैदा करते हैं, यहाँ तक कि आँखों, कान, फेफड़ों, एड्रेनलिन, तेज बुखार आने लगता है। बुखार आने का वो जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इस प्रकार के अटैक्स होते हैं, और इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और ब्रेन और पीठ अकड़ जाती है, बहुत ज़्यादा दुखती है। तब ये टेस्ट किया जाता है, तो इसमें ये मेनिंजाइटिस के जीवाणु देखे जा सकते हैं। और प्रतिरोधकता वही पेनिसिलिन के प्रति थोड़े बहुत प्रतिरोधक हो गए। अब तो सल्फोनेमाइसाइड्स का प्रयोग खूब किया जाता है इसके अंतर्गत, और बड़ा मेडिकल हेल्प की, टाइमली मेडिकल हेल्प मिले तो जान बच सकती है। तो ये हुए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बाद अब आते हैं अपन बेसिलाई के ऊपर। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, इस स्लाइड के ऊपर मैंने ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की फ़ोटोग्राफ लगा रखी है, जिसमें सबसे प्रमुख निमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया होमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हाँ, इसका नाम इस प्रकार का है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे जुकाम का जो इन्फ्लुएंज़ा का ये हो, लेकिन इन्फ्लुएंज़ा तो वायरस से होता है, ये बैक्टीरिया है, और इससे निमोनिया होता है। ये निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनिया से भी एक उसकी उत्पन्न करता है ये, और इसकी खासियत ये है, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा ये लंग्स के अंदर, ये बाकी सारी चीज़ों के अंदर फैल जाता है, वहाँ पस पैदा करता है।
इसकी मॉर्फोलॉजी ये कहती है कि छोटा है, बहुत छोटा है, 1 म्यू है ना, और इसका एक सिरा गोल व चौड़ा होता है तथा दूसरा नुकीला होता है, जैसे इसके अंदर एक लंबे लंबे से दिख रहे हैं ऊपर वाली फ़ोटोग्राफ के अंदर। और थोड़ी फ़ोटोग्राफ इस पर एडजस्ट करने में कुछ उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो ही जाता है। और इसकी खासियत ये रेजिस्टेंट हो सकता है। ये 52 डिग्री टेम्परेचर पे 15 मिनट तक अगर किसी चीज़ को गर्म किया जाए 52 डिग्री पे ही, तो अच्छी तेज़ गर्मी के ऊपर 15 मिनट के अंदर नष्ट किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स, फिर वही सल्फोनामाइड्स के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। इन हैवी एंटीबायोटिक से इसको कंट्रोल करा जा सकता है अगर किसी को, तो अगर छोटे बच्चों को ज़्यादातर होता है, बुढ़ों और छोटे बच्चों में जिनमें इम्यूनिटी पावर कम होती है, तो फिर उसके बाद उनको ये हैवी एंटीबायोटिक्स का आईवी का डोज दे करके लंबे समय तक, लंग्स में इन्फेक्शन निकालना मुश्किल काम होता है, लंबे समय तक आईवी डोज दे करके हॉस्पिटल में एडमिट करके उनको बचाने का प्रयास किया जाता है। तो निमोनिया होना एक अपने आप में ख़तरनाक है, और अभी जो कोरोना काल के अंदर तो सबसे ज़्यादा डेथ ही निमोनिया के कारण हो रही है। लंग्स के अंदर इस प्रकार के ये अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया साथ में पहुंच जाता है, और ये फिर वहाँ रह करके अपॉर्चुनिस्टिक जो मैं बता ही रहा हूँ कि दूसरे भी उसके साथ लग जाते हैं, और ये कई तरह की बीमारियाँ पैदा करते हैं। कई वायरल इन्फेक्शन साथ में हो जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शन करते हैं, फिर इसका कई बार बचना मुश्किल हो जाता है। इम्यून सिस्टम को भी एक चैलेंज सा मिलता है, तो डिप्रेशन हो जाता है इम्यून सिस्टम का, या हाइपर हो जाता है इम्यून सिस्टम, और लंग्स के अंदर होने वाले निमोनिया के वजह से लंग्स ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये प्लूरिसी में, और लंग्स की प्लूरिसी तो नहीं, पर लंग्स के अंदर ये सारा का सारा इसका लंग्स अपनी इलास्टिसिटी ख़त्म कर देते हैं। तो दूसरे बैक्टीरिया मिल करके और इसका बहुत स्थितियाँ ख़राब हो जाती है पेशेंट की, और पेशेंट में वो मर भी सकता है। तो इसलिए इसका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाल के फटाफट इसको चेक किया जाता है, थूक की जांच की जाती है, लंग्स का एक्सरे सीटी स्कैन करके देखा जाता है कि कहीं कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, और इलाज उसी प्रकार से इसका एक फॉर्म तो ये बताया मैंने निमोनिया का, ऊपर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एक ये लीजियोनेला न्यूमोनिफिला, ये भी एक डेंजरस बैक्टीरिया है, जिसके कारण इसे भी कल्चर करते हैं, और इसके कारण भी ये बूढ़ों में, बुज़ुर्गों में इस प्रकार की बीमारियां पैदा करता है। और ये बीमारी में से अपन बात कर रहे हैं निमोनिया की, तो ये निमोनिया पैदा करता है। आखिरी बात करके फिर मैं विराम देता हूँ इस लेक्चर को। ये डायरिया है ना, ये डायरिया आपने नाम सुन रखा होगा। ये बैक्टीरियासिस कुल के सदस्यों के द्वारा फैलाया जाता है। ईस्चेरिकोलाई हो गई, और बहुत सारे दूसरे हैं जिनके कारण ये डायरिया होता है। और डायरिया के अंतर्गत ये होता है कि उसकी जो मैं कुछ नाम बताता हूँ, कॉलीफॉर्म्स भी कहते हैं इनको, इन फॉर्म्स के उसको, इनके द्वारा स्रावित कुछ तो एंडोटॉक्सिन स्रावित करते हैं, कुछ एक्सोटॉक्सिन स्रावित करते हैं। जो एक्सोटॉक्सिन स्रावित करते हैं, ई कोलाई हो गया, क्लेवेसिला निमोनी हो गई, सिट्रोबैक्टर्स हो गए, शिंगेला हो गई, विब्रियो कॉलेरी हो गई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आंत के अंदर फैल जाते हैं, और वहाँ से कैल्शियम आयंस को छोड़ने के लिए उत्तेजित करते हैं, जिसके सोडियम का अवशोषण होता है, और इसके कारण पूरी गुहा के अंदर, आंत के अंदर से पानी, शरीर का पानी बाहर निकल लगता है, डायरिया, डिहाइड्रेशन हो जाता है। काफ़ी तीव्र इफेक्ट होता है, और तीव्र इफेक्ट होने के साथ साथ ये न्यूरोटॉक्सिन्स का भी काम करते हैं। कहीं इसमें से शिंगेला जो है वो न्यूरोटॉक्सिक भी है, और कोमा में तक पहुंचा देता है पेशेंट को। उल्टी और दस्त से कई बार छोटे बच्चों की और बुजुर्गों की मौत तक हो जाती है। कॉलेरा इस तरह फैलता है कि पूरे जगह, सब जगह एक साथ फैल जाने के कारण ये महामारी का भी रूप ले लेता है। बहुत सारे तरह के टेस्ट हैं इसके बारे में, एलाइजा टेस्ट भी किया जाता है, कल्चर टेस्ट भी किया जाता है, सीरम टेस्ट भी किया जाता है। और इस रोग के नियंत्रण की कुछ खास बातें, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, गंदी बस्तियों में ओपन गटर्स नहीं होने चाहिए, मल व अपशिष्ट पदार्थ खुले में नहीं बहे, मक्खी मच्छर उस पर ना पलें, गंदगियों नहीं हो, धूप जहाँ नहीं आती हो वहाँ धूप और पेड़ पौधे काटे जाएँ, खुले बाहर
पानी इकट्ठा ना होने दे खुले में, गली सड़ी सब्जियां, खाद्य पदार्थ जो कई बार कचरे के डिपो और पानी पास पास होता है, उसके कारण भी ये फैलता है। बच्चे, छोटे बच्चे कचरों में खेलते हैं, उससे भी होता है इन्फेक्शन बॉडी के अंदर। बुज़ुर्गों को और बच्चों को ज़्यादा नुकसान पहुँचा। ऐसे नाले और ठेले और ऐसी जगह पे बिकने वाले भोज्य सामग्री खुले में ठेले पे मक्खियों से जिस पे इन्फेस्टेड हो, ऐसी जगह पे इन बैक्टीरिया का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसके कारण शरीर का जल निकल जाता है, जल स्तर कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है, ब्लड पे इफेक्ट आता है, ब्लड थिक हो जाता है, ब्रेन के अंदर समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा घातक होता है। तो इस तरह से ये भी डेंजरस होता है। तो धन्यवाद बच्चों, फिर अगली क्लास के अंदर हम आगे की बातचीत करेंगे। एक मायोबैक्टीरिया रह गया है, जो मायोबैक्टीरिया अगली क्लास में आपको समझाता हूँ।